हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 116। इससे पहले ऑलरेडी हमने 115 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है 27 सितंबर, 27 अक्टूबर, 27 अगस्त, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे ये विकल्प 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य है अपने देश के टूरिज्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन ने साल 1980 में वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाने की शुरुआत की थी। इस बार की थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व पर्यटन दिवस जो 2025 में मनाया गया ना, इसका थीम है पर्यटन और सतत परिवर्तन। तो ये यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, थीम से अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और इस वर्ष का थीम क्या है? पर्यटन और सतत परिवर्तन। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल है आपके लिए। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि मातृवन पहल किस क्षेत्र में शुरू की गई है? विकल्प है जम्मू कश्मीर, झारखंड, उत्तर प्रदेश, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, मातृवन की पहल गुरुग्राम जो कि हरियाणा में स्थित है, वहाँ पे ये शुरू की गई है। ठीक है, और ये इसकी जो पहल है ना, ध्यान रखिएगा, ये जो कार्यक्रम है, इसकी जो पहल है, ये एक पेड़ माँ के नाम का जो कार्यक्रम है ना, इसके अंतर्गत ये शुरू की गई है। ठीक है, तो याद क्या रखना है यहाँ पे कि मातृवन पहल जो है ये भारत सरकार के एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत ये शुरू की गई है और ये 750 एकड़ क्षेत्र में इसे विकसित किया जाना है। और इसकी पहल शुरुआत कहाँ से की गई है? गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है। तो हरियाणा के गुरुग्राम से ये मातृवन की पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? विकल्प है नारकोंडम द्वीप, बैरन द्वीप, लक्षद्वीप, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर बी, बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इसके बारे में थोड़ा सा याद यहाँ पर रखना ये है कि अंडमान सागर के बैरन द्वीप पर स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के हफ्ते में 2 बार फटने की घटना ने पूरी दुनिया के भूवैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार विस्फोट इसके मैग्मा चैम्बर में कंपन तीव्रता के कारण हुआ है। यह ज्वालामुखी ऐसी जगह है जहां भारतीय प्लेट लगातार सुंडा प्लेट की तरफ जा रही हैं, जिसके चलते भूकंपीय घटनाएं चैम्बर में कंपन पैदा कर रही हैं। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का कुछ पॉइंट था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बेसिक आपको याद रखना है कि यहाँ पे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ये बैरन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, जो कि अंडमान सागर में स्थित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सवाल है, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? विकल्प है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, झारखंड, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, झारखंड, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है झारखंड। पलामू टाइगर रिजर्व ये झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये जो पलामू टाइगर रिजर्व है ना, ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, इसका हिस्सा है। ये पलामू टाइगर रिजर्व बेतला राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ पे करंट अफेयर का सवाल ये बन सकता है यहाँ पे कि ये गौर की आबादी यहाँ पे देखा जाए तो खतरनाक तरीके से यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई है। पलामू टाइगर रिजर्व में गौर की आबादी में खतरनाक गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है। ध्यान सिर्फ आपको ये रखना है कि पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये झारखंड में स्थित है और ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है ये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? सवाल है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है?
विकल्प है 12 अगस्त, 28 फरवरी, 12 जनवरी, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका ए विकल्प 12 अगस्त। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। याद होगा कि 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस दोनों मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं से संबंधित मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने और युवाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। जबकि बात करें विश्व हाथी दिवस का, तो यहाँ पे हाथियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वह एक वार्षिक ये कार्यक्रम है विश्व हाथी दिवस। ठीक है, वही हम बात करें 28 फरवरी के बारे में, तो 28 फरवरी भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो 1928 में भौतिकी विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा की गई रमन प्रभाव की खोज की याद में आयोजित किया जाता है। यह दिन राष्ट्र के विकास में वैज्ञानिकों के योगदान को भी याद करता है और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, वहीं बात करें हम 12 जनवरी के बारे में, तो 12 जनवरी को हर साल भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो महान दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है। ठीक है, भारत सरकार ने 1984 में, याद होगा, कि स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेने और देश के युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से उनके जन्मदिन और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो ये दोनों आपको थोड़ा सा याद रखना है, 12 अगस्त और 12 जनवरी। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे 12 जनवरी को, ठीक है ना, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जबकि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये जो है ना 12 अगस्त को हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, जबकि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा, डेट लगभग सेम है, 12 अगस्त 12 जनवरी, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, जबकि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है। ठीक, थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है सीवी रमन के याद करते हुए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि विश्व हाथी दिवस ये 2025 का थीम क्या है? मातृवंशी और स्मृतियाँ। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। विश्व हाथी दिवस का जो थीम है 2025 का, वो ये थीम है। विश्व हाथी दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? ये कोयम्बटूर में किया गया था। और वर्ष 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कुल जंगली हाथियों का लगभग 60% भारत में पाए जाते हैं, और भारत में कुल 33 हाथी अभयारण्य हैं। ठीक है, भारत में कुल 33 हाथी अभयारण्य हैं, जबकि 60% भारत में पाए जाते हैं कुल जंगली हाथियों का। ठीक है, तो ये भी डेटा याद रख सकते हैं यहाँ से। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिला में सर्वाधिक खुले वन पाए जाते हैं? सवाल है, निम्नलिखित में से किस जिले में, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक खुले वन पाए जाते हैं? विकल्प है पश्चिम चंपारण, कैमूर, भागलपुर, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, अच्छा सवाल है ना, यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे पहले देखेंगे ना कि जो जंगल होते हैं, वन होते हैं, इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला बहुत घने वन, है ना, बहुत घने वन। फिर दूसरा मध्यम रूप से घने वन, और एक होता है खुले वन। ठीक है, ये 3 तरह का डेटा पूछा जा सकता है कि बहुत घने वन की जो परसेंटेज है, या फिर सबसे ज़्यादा जो शीर्ष जिला है वो कौन सा है, या सबसे ज़्यादा खुले वन कहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो खुला वन जो है ना, ये सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा बिहार में कैमूर जिला में। कहाँ पर? कैमूर जिला। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का बी विकल्प, कैमूर। बिहार के कैमूर जिला में सर्वाधिक खुले वन पाए जाते हैं। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि बहुत घने वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सर्वाधिक बहुत घने वन ये पश्चिम चंपारण में देखने को मिलते हैं। पश्चिम चंपारण। और मध्यम रूप से घने वन भी पश्चिम चंपारण में ही देखने को मिलता है। दोनों का आंसर सेम ही है।
ठीक है। खुले वन आपको देखने को मिलेगा कैमूर में। यहाँ पे लगभग अब देखेंगे तो 499.68 वर्ग किलोमीटर घर खुले वन पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि सर्वाधिक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे एक डेटा हमसे और भी ले लीजिए कि बिहार में वनावरण और वृक्षारोपण कितना कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे वनावरण के बारे में, ठीक है। बिहार में वनावरण कितना है, वन कितना है, ठीक है। तो ये देखेंगे, इसके क्षेत्रफल में बात करें तो 7,532 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। परसेंटेज हम बात करें तो 8% देखने को मिलता है, ठीक है। अगर देखा जाए कि पिछला 2000, ये तो 2023 का हम रिपोर्ट बता रहे हैं आपको हम, तो 2000 इससे पहले कितना पहले हुआ होगा, 2021 में हुआ होगा, क्योंकि हर 2 साल पे वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। तो 2021 में हुआ होगा और फिर 2023 में, तो ये 2023 का रिपोर्ट बता रहे हैं। तो 2021 के तुलना में हम तुलना करें 2023 से, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है, 151 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये इतना डेटा नहीं पूछेगा आपसे, बस आपको याद रखना है कि वनावरण कितना है यहाँ पे, तो 7,532 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज पूछा जाए तो 8%। अगर वृक्षारोपण पूछ लिया जाए कितना है यहाँ पे वृक्षारोपण, तो यहाँ पे मात्र 2500 वर्ग किलोमीटर है, जो कि परसेंटेज में निकाल के देखेंगे तो 2.68% है, ठीक है। इसमें वृद्धि देखने को मिला है, वैसे एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं आ रहा। और एक है आपका झाड़ी, ठीक है। तो झाड़ी में देखेंगे तो 260 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिला है। परसेंटेज में आप देखेंगे तो 0.28% है, ठीक है। और कुल मिलाकर के अगर पूछा जाए, जिसमें वनावरण, वृक्षारोपण और झाड़ी को शामिल कर लिया जाए, तो कुल परसेंटेज में आप देखेंगे तो 10.96% हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से देखा जाए पूरा एरिया में तो 10,292 वर्ग किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कहीं से डेटा पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत घने वन पूछा जाए तो ये पश्चिम चंपारण में है, मध्यम रूप से घने वन भी पश्चिम चंपारण में ही है, खुले वन सबसे ज़्यादा कैमूर में देखने को मिलता है। और वहीं बात करें हम 2023 का स्थिति बात करें, वन स्थिति की रिपोर्ट के बारे में बात करें, तो वनावरण 7,532 वर्ग किलोमीटर और परसेंटेज पूछा जाए तो 8%। वृक्षारोपण पूछा जाए तो 2.68%, ये 2500 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जबकि झाड़ी वगैरह 260 वर्ग किलोमीटर में है और ये 0.28% फैला हुआ है। कुल परसेंटेज निकाला जाए तो ये वाला आएगा, और ये कुल वन पूछा जाए तो 10,292 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो सवाल देखिएगा यहाँ से कि किस तरीके से पूछा जा रहा है आपसे, वनावरण बोल रहा है या वृक्षारोपण बोल रहा है या झाड़ी पूछ रहा है या तीनों पूछ रहा है, कुल सारे के बारे में पूछा जा रहा है, तो किस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है ये आप जब देख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में कितना वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। चलिए अगला सवाल शायद यही है आपका, 129 वर्ग किलोमीटर, 230 वर्ग किलोमीटर या फिर 159 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, ये बिहार के संदर्भ में सवाल आपका करना है, जवाब दे रहे हैं बिहार के संदर्भ में, ठीक है। तो 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर ई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था अभी, यहाँ पे 151 है ना, पर 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पे ई विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखना 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। 2000 अब देख लीजिए ना, खुद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2019 में, सॉरी 2021 हो जाएगा ना, 2021 और यहाँ पे लेके चलेंगे 2023। तो 2023 में वनावरण कितना है, तो जैसा कि हमने बताया 7,532 है, ठीक है, 7,532 है, ठीक है। जबकि आप देखेंगे यहाँ पर 2021 का जो रिपोर्ट है उसमें आप देखेंगे 7,380 लगभग है, ठीक है। एग्जैक्ट यही है, थोड़ा बहुत 1-2 किलोमीटर का फर्क हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह सकता, बट दोनों का डिफरेंस निकाल के देखिए।
7,532 पहले था 2023 में, और 2021 में कितना था 7,380। डिफरेंट निकलेगा तो 8 5 13 और 152। ठीक है, तो ये 152 51 का आसपास में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, कुशेश्वर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? बताना है, कुशेश्वर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? विकल्प है दरभंगा, सहरसा, भागलपुर, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ये विकल्प दरभंगा। याद रखिएगा, कुशेश्वर झील दरभंगा में स्थित है। ठीक है, सहरसा में कौन सा झील है याद होगा आपको? सहरसा में है एक सिमरी झील करके, सिमरी झील। वही भागलपुर में भी एक है ना, याद होगा आप लोगों को भी, जगतपुर, जगतपुर झील। तो इन सभी को याद रखिएगा। बेगूसराय में कौन सा झील था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर? कांवर झील है ना। कटिहार में भी एक मैंने बताया था गोगा बिल करके था कटिहार में। नालंदा में भी एक घोड़ा कटोरा झील करके है ना। गया जी में एक है आपका मुच लिंडा झील करके। कैमूर में आपका है एक, कैमूर में है आपका, याद नहीं आ रहा, हाँ अनुपम झील करके। ठीक है ना, तो ये सब झीलों को याद रखिए। चलिए आगे लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिलों में शामिल नहीं है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिलों में शामिल नहीं है? ये भी बिहार के संदर्भ में ही है। ठीक है, कैमूर, जमुई, बांका, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ई विकल्प, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर कैमूर है, दूसरे नंबर पर जमुई है और तीसरे नंबर पर बांका है। ठीक है, तो ये प्रथम स्थान है इसका। कैमूर में सर्वाधिक, सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। इस बार जमुई, उसके बाद है बांका। कह सकते हैं यहाँ पे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? कैमूर, जमुई और बांका। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पर याद रखिएगा शिवहर का है, दूसरा पटना और तीसरा है आपका दरभंगा। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है। ठीक है, शिवहर, पटना, दरभंगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद है, ये वही दरभंगा है ना। ठीक है, ये वही दरभंगा है जहाँ पे कौन सा झील था, याद आ रहा है? कौन सा झील था यहाँ पे? यहाँ पे था कुशेश्वर झील। ठीक है, दरभंगा में। तो ये याद रखना है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले यहाँ पे हैं कैमूर, जमुई, बांका, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले यहाँ पे हैं शिवहर, पटना और दरभंगा। सर्वाधिक है शिवहर। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है 1880 आंकड़ा यहाँ देखने को मिलता है प्रति वर्ग किलोमीटर, 1880, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वहीं पर है शिवहर का। चलिए अगला सवाल है, आदर्श बागवानी केंद्र की स्थापना बिहार के किस जिला में की गई है? सवाल है, आदर्श बागवानी केंद्र की स्थापना बिहार के किस जिला में की गई है? वैशाली, किशनगंज, भागलपुर, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है वैशाली। याद रखिएगा, आदर्श बागवानी केंद्र की स्थापना बिहार के वैशाली जिला में की गई है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? विकल्प है अजंता, पालकोंडा, पटकोई, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा क्या जा रहा है आपसे? नवीनतम। ठीक है, इसका सेंस हो जाएगा पटकोई। क्यों? क्योंकि अब देखेंगे कि ये हिमालय का हिस्सा है, जबकि ये दोनों अब देखेंगे ना प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं जो कि प्राचीनतम है। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे। पटकोई श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है जिसका निर्माण टर्शियरी कल्प में हुआ। नोट करना है यहाँ पे कि टर्शियरी कल्प का विभाजन पहली योजिन एवं नियोजिन कल्प के रूप में होता है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं जो कि प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपरोक्त में से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा हो जाएगा? पटकोई या फिर पटकाई श्रेणी। ठीक,
चलिए अगला सवाल है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ी स्थित है। आसान सा सवाल है, बताना है जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ी स्थित है। कौन सी पहाड़ी स्थित है? नीलगिरी, अन्नामलाई, सह्याद्री। सही आंसर हो जाएगा इसका नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। याद होगा, नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। कौन सा है? डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है यहाँ से। चलिए आगे लेते हैं। अगला सवाल है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? नीलगिरी, सह्याद्री या फिर दक्कन पठार, क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक के में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं, दक्कन पठार कहते हैं, या एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा सह्याद्री। याद रखिएगा, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक ये तीनों स्थानों पर इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो बी विकल्प सही है यहाँ पर। अगला सवाल है आपके लिए, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। बहुत अच्छा सवाल है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। विकल्प में है बछेंद्री पाल, जुंको तबई, संतोष यादव, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका बी विकल्प, जुंको तबई। ठीक है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको तबई थी। ठीक है, वहीं बात करें थोड़ा सा यहाँ पे बछेंद्री पाल के बारे में कि ये बछेंद्री पाल कौन थी, तो याद होगा बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी या सफलता मिली थी। ठीक है, तो ये प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, जो कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई की थी 1984 में। वहीं बात करें संतोष यादव के बारे में, तो ये विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है ना माउंट एवरेस्ट, इस पर सबसे पहली बार यानी कह सकते हैं सर्वप्रथम 2 बार विजय प्राप्त करने वाली ये महिला थी। ये संतोष यादव विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला है संतोष यादव। ठीक है, तो ये डेटा याद रखिएगा, बछेंद्री पाल कौन है, संतोष यादव कौन है। ठीक है, और जुंको तबई कौन है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जुंको तबई के बारे में ये भी याद रख सकते हैं कि एक ये पहली ऐसी महिला थी जो विश्व के जो 7 महाद्वीप है ना, उस 7 महाद्वीप के जो सर्वोच्च शिखर है उस पर चढ़ने वाली ये पहले महिला भी है। विश्व के 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली ये पहली महिला भी है जुंको तबई, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए कब चढ़ी थी ये? 1975 में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। बताना है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तापांतर मतलब जैसे कि दिन का अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो गया तो रात में बहुत कम हो गया। जैसे मान लेते हैं कभी दिन का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री है और रात में ये दिन में तो अधिकतर ज़्यादा ही रहता है, तो मान के चलिए दिन में 40 डिग्री है, रात जब हुआ पता चला कि 10 डिग्री पहुँच गया या 7 डिग्री पर पहुँच गया, तो इसे बोलते हैं सर्वाधिक दैनिक तापांतर, है ना। और सबसे कम जैसे कि 20 डिग्री दिन में है तो रात में 22 डिग्री हुआ, 21 डिग्री हो गया, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है जो कि केरला के तट वगैरह पर देखने को मिलेगा आपको, है ना। घाटों के किनारे जो होते हैं, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के किनारों पर देखेंगे, है ना, तो वहाँ पे दैनिक तापांतर बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विकल्प में क्या क्या दे रखा है। विकल्प में है पूर्वी तटीय प्रदेश, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र, केरल के तट पर, या फिर एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे हमने कहा ना कि पूर्वी तटीय प्रदेश हो या फिर केरल के तट हो, यानी कि कह सकते जो घाट होते हैं ना, समुद्र के किनारे जो बसे हुए क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे जो दैनिक तापांतर है वो वहाँ पे सबसे कम देखने को मिलती है, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है भारत में। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब देखेंगे कि दिन में क्या होता है ना कि जैसे कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र बहुत सारे बालू कंकड़ वगैरह होते हैं, बालू होते हैं, सैंड होते हैं, तो बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं। तो जितना जल्दी हीट होते हैं, गर्म होते हैं, उतना जल्दी वो ठंड भी हो जाते हैं रात में, जिसकी वजह से दिन में क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है, गर्मी होकर महसूस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है और रात में उतना ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो बी विकल्प यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल है, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है।
विकल्प है विंध्यन, धारवाड़, गोंडवाना, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में लौह अयस्क जो है ना ये धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। ये ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं, धारवाड़ आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भारत में यहाँ पे इसको बी कर लीजिए और इसको सी कर लीजिए। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम में अब देखेंगे कि लौह अयस्क जो है ये मुख्य रूप से भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, धारवाड़ शैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से कह सकते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण शैल भी है। जबकि आप लोग जानते होंगे गोंडवाना में, यहाँ पे गोंडवाना जो क्रम के जो शैल है, यहाँ पे इस क्रम में इस शैल में कोयला जो है प्रमुख रूप से मिलता है आपको। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा धारवाड़। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, बताना है राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किस में? तांबा में, अभ्रक में, जस्ता में, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडियन मिनरल्स ईयरबुक जो 2022 के अनुसार 1 अप्रैल 2020 की स्थिति तक राजस्थान में देखेंगे तो जस्ता पर लगभग एकाधिकार है। यहाँ पे 89.32% देखने को मिलता है। ठीक है, तो राजस्थान में देखेंगे तो जस्ता पर लगभग क्या है? एकाधिकार है। सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सवाल में भी हो सकता है कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोग को। सवाल क्या है कि किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? हो सकता है आप लोग का आंसर मध्य प्रदेश होगा, लेकिन बिल्कुल गलत है। सी विकल्प सही होगा, राजस्थान। राजस्थान राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है तांबा का, तब इसका आंसर मध्य प्रदेश होता। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर उत्पादन पूछा जाए कि सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तब आंसर मध्य प्रदेश। ठीक है, और सबसे अधिक तांबा किस राज्य में मिलता है, भंडार कहाँ पे है, तब राजस्थान होगा। ठीक है, तो दोनों में सवाल में अंतर है, डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। भंडार के तुलना करें तो ये राजस्थान होगा, उत्पादन के बारे में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तांबा वैसे देखेंगे तो और भी जब भंडार के बारे में बात करें तो राजस्थान के बाद तांबा का जो भंडार है वो झारखंड में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है कि हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, बिल्कुल कथन सही है। याद रखिएगा कि हमारे सौर परिवार के जितने भी ग्रह हैं उनमें सब में पृथ्वी जो है ना सघनतम है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा इसी का है ना। इसकी डेंसिटी अब देखेंगे तो 5.5 ग्राम पर सेंटीग्राम है। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर है। ठीक है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, इस बात हम बात करें, दूसरे नंबर पर शायद बुध आता है जिसका 5.4 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर है। ठीक है, और बी विकल्प में दे रखा है कि पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पर गलत है। ठीक है, याद रखना है ये कथन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व क्या है? लोहा है, जो 32% लगभग देखने को मिलता है, सिलिकॉन नहीं है। इसके बाद है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है, तो ये भी कथन यहाँ पर गलत है। ठीक है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग आप देखेंगे तो 109.2 गुना है। ठीक है, 190 नहीं है, 109 है। ठीक है, तो ये भी कथन गलत है। सही आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर ए। ये हमारे सौर परिवार के संदर्भ में ये कथन जो दिया हुआ है ये सही है, बाकी गलत है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताना है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद होगा पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है बिहार। और पूछा है तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, इसका सही विकल्प हो जाएगा सी विकल्प बिहार। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार है। ठीक, इसके अलावा ध्यान रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट बिहार विशेष। ठीक है, बिहार का जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण ये 345 किलोमीटर है, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है,
समुद्र तल से ऊंचाई कितना है इसका, तो 173 फीट या तो 53 मीटर। औसत वर्षा यहाँ पे कितना होता है, 112 सेंटीमीटर होता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट हिस्सा है ये, तो 2.86% है। भारत का 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, और जनसंख्या के अनुसार बात करें तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार 12वां बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के अनुसार तीसरा बड़ा राज्य है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम में आपको निश्चित ही आपको सफलता दिलाने की मदद करेगा। ठीक है, तो अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।